दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। चलते हैं सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम, जो आज विशेष शंका समाधान का कार्यक्रम है, हम प्रारंभ करें उसके पूर्व जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप और पारस चैनल के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं और यहाँ पर सभी उपस्थित श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आज के विशेष शंका समाधान के लिए निवेदन करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप आज का विशेष शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें और आज के शंका समाधान के कार्यक्रम के संचालन के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान अनुपम जी पंडित भोपाल वे आए और आज के कार्यक्रम का संचालन करें। जोरदार ताली बजाकर आज के संचालक महोदय का सम्मान करें। आज विशेष रूप से जो आमंत्रित श्री एसके जैन साहब, जो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उसके पहले विक्रम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे, RGPY में रजिस्ट्रार रहे हैं, उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि वो अपना प्रश्न महाराज जी के सामने रखें। माइक उन तक पहुंचा दिया जाए। हेलो हेलो। महाराज जी चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। मैं चूंकि छात्रों और समाज के बीच में रहता हूं, तो आज जो समाज में चारित्रिक और संस्कार की जो गिरावट आ रही है, उसके क्या कारण है। हम छात्रों में बहुत कोशिश करते हैं कि एक चरित्रवान पीढ़ी समाज को आगे ले जाए। हम ये भी देख रहे हैं कि जैन धर्म, मतलब दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जैन धर्म को जब मैं पढ़ता हूँ या देखता हूँ तो काफ़ी उन्नत और वैज्ञानिक धर्म है, पर उसका इतना प्रचार प्रसार नहीं होता। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या हमने कुछ अपनी तरफ से मान्यताएं छोड़ी हैं? ये दो मेरे प्रश्न थे। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार एसके जैन साहब का जोरदार अभिनंदन। आप थोड़ी देर खड़े रह सकते हैं। आपने दोनों सवाल पूछा है, बड़े महत्वपूर्ण सवाल। जहाँ तक पहले सवाल का सवाल है, चारित्रिक गिरावट एक बहुत बड़ी समस्या है। इसकी मूल वजह मुझे एक ही दिखती है, वह है सांस्कृतिक निष्ठा की कमी। हम लोग बाकी सब चीज़ों की बातें करते हैं, लेकिन सांस्कृतिक निष्ठा के विकास और पल्लवन की बातें बहुत कम होती। बच्चों को शुरू से जिस तरह की परवरिश दी जाती है, अच्छा पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, और बातें होती, लेकिन संस्कार और चरित्र निर्माण पर जितना जोर दिया जाना चाहिए उतना नहीं देते। इसकी शुरुआत घर से ही होती है। घर परिवार में ही उल्टा वातावरण मिलता है। अगर बच्चे ज़्यादा धर्म, संस्कृति और चरित्र की बातें करने लगे तो लोग कहते हैं आजकल सब चलता है। बहुत कॉमन सी बात करें, एक छोटा सा बच्चा यदि गुरुओं से कोई नियम ले ले या खुद से कोई नियम ले ले और वो नियम के प्रति पक्का होना, तो उसकी माँ शुरू से ही कहते बेटा ये चलता है। तो आपने नींव ही कमजोर कर दी तो संस्कार का महल खड़ा कैसे होगा। हमें बच्चे बच्चे के हृदय में जीवन के प्रारंभिक दौर से ही ये बात बिठाने की कोशिश करनी चाहिए कि ये हमारे जीवन का मूल तत्व है, इसे हमें खोना नहीं। एक समय था जब हमें सबसे ज़्यादा बल चारित्र पर देने के लिए कहा जाता था। चारित्र को हमारी सबसे बड़ी संपदा माना जाता था।
आजकल ये सब तो चलता है। फिर दूसरी बात, पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा प्रणाली में भी अंतर हो गया। पहले की शिक्षा जीवन निर्माण का पाठ पढ़ाती थी, आज की शिक्षा पैसा कमाने का पाठ पढ़ाती है। केवल लर्निंग फॉर अर्निंग ये ठीक नहीं। लर्निंग अर्निंग से ज़्यादा महत्वपूर्ण लिविंग है, जिसे हमें समझाना चाहिए, जो आज कहीं नहीं मिलता, इसलिए संस्कारों के गिरा हुआ है। इसका तीसरा कारण है आज का पूरा वातावरण, जिस तरह का मीडिया है और जिस तरह की सोच ग्लोबल बनते जा रही है, तो लोगों की पूरी प्राथमिकताएं बदल गई, उनके लिए सब चीज़ें आम हो गई। चौथी, आजकल जितने सेलिब्रिटीज हैं वो भी लोगों को ऐसी ही बातें परसते हैं, तो हमारा युवा उससे भ्रमित होता है और भ्रमित होकर भटक जाता है। नतीजा हम लोगों के सामने है। यदि इन सब का निवारण किया जाए तो चीज़ें बहुत कुछ हमारे नियंत्रण में आ सकती है। आपका जो दूसरा सवाल, जैन धर्म इतना मौलिक और वैज्ञानिक धर्म होने के उपरांत भी इतना सिमटा हुआ क्यों है, उसकी दो वजह दिखती है। पहली वजह ये कि हम लोगों ने जैन धर्म के मौलिक स्वरूप को ठीक तरीके से प्रस्तुत नहीं किया। हमने जैन धर्म को इस तरह से प्रस्तुत कर दिया मानो जैन धर्म बड़ा कठोर धर्म, जबकि हमें चाहिए कि हम जैन धर्म में जीवन मूल्यों की जो बात बताई गई है वो जन जन तक पहुंचाएं और लोगों को ये बात उनके दिल दिमाग में बिठाएं कि जैन जीवन शैली से सरल और संतुलित और कोई जीवन शैली है ही नहीं। यदि ये बात पढ़ाने में हम सफल हो जाते तो मैं समझता हूँ जैन धर्म जगत व्यापी बनने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात जो इसके साथ साथ है, हमने अपने आप को अपने मंदिरों और पूजा स्थानों तक सीमित कर रखा। जैनियों में हमने अपना धर्म कर लिया, बस हो गया। हमने विस्तार की बात, फैलाने की बात, जिसे हमारे यहाँ प्रभावना अंग कहा जाता है, उसे गौण कर दिया और अपनी प्रभावना को मंदिर मूर्तियों और पूजा पाठ तक सीमित कर दिया। यदि इसके साथ यदि हम एकेडमिक क्षेत्र में कुछ काम करें तो बहुत कुछ हो सकता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप जैसे शिक्षाविद इस तरह के विचार रखते हैं और मैं आज आह्वान करूंगा आपके माध्यम से समाज के उन तमाम शिक्षाविदों को कि वे आगे आए और जैन धर्म को सर्वजनीन बनाने में अपना योगदान दें। बहुत बहुत मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, इस प्रोग्राम का सीधा लाइव प्रसारण चल रहा है तो मोबाइल के नेट बंद कर लें, क्योंकि उसके प्रसारण में कुछ परेशानी आ रही है, ऐसे सूचना मिली है, तो प्लीज़ आप लोग मोबाइल का नेट बंद कर लें। मैं दूसरा अगला प्रश्न के लिए श्री राजीव अग्रवाल जी, जो मंडीदीप इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, टॉप बिजनेसमैन हैं, साथ में मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर हैं, जो IAS है, जो यहाँ की प्रशासन एकेडमी है, इसमें भी अपने कोर्सेज कर लेते हैं IAS प्रोफेशनल्स वगैरह के बैंक में, वो अपना प्रश्न महाराज जी से पूछें। मुनिवर नमोस्तु, सादर प्रणाम। मैं इंडस्ट्रीज चलाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे कार्य लोग करते रहते हैं, उनमें सफल भी होते हैं, असफल भी होते हैं। ये सिर्फ कार्य पे, हाँ बोलिए। ओ हम सिर्फ कार्य ही नहीं, बहुत सारी धारणाएं, संबंध और रिश्ते ऐसे बना लेते हैं जो हमें लगता है कि शायद जी बहुत सारे कार्य, धारणाएं, रिश्ते, संबंध ऐसे हैं जो हैं हमारे लिए शायद ठीक नहीं है, लेकिन प्रयत्न करते रहते हैं। तो मुझे पहला सवाल ये है कि कैसे पता लगेगा कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है। दूसरा, कोई कार्य, संबंध या कोई भी धारणा जो पाल रखी है, अगर ठीक नहीं है तो उसमें कितना प्रयत्न करना चाहिए और उसका सही छोड़ने का समय कौन सा है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं चाहूँगा एक बार इनका भी अभिनंदन कर दें। कोई कार्य सही है या गलत, इसका हम कैसे इसकी जांच करें, कैसे इसकी पहचान करें, और दूसरी बात, अगर गलत है तो उसे हम सही कैसे करें, ये दो बात आप पूछना चाह रहे हैं। उसको छोड़ने का सही सही समय क्या है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जिस कार्य का
परिणाम अनुकूल नहीं दिखता, उस कार्य को कभी अच्छा न माने, पहली बात। दूसरी बात, जिस कार्य को करने में हमारी सहजता खंडित होती हो, असहजता का अनुभव होता है, उस कार्य से अपने आप को दूर कर लें। हमें दिख रहा है कि इसका परिणाम अच्छा नहीं है, तो हमें उसके लिए चाहे कितनी भी अच्छी बातें की जाए, परिणाम देखकर उस तरफ कभी नहीं बढ़ना चाहिए। और जिस कार्य करने में अपनी सारी सहजता खत्म हो जाए और हमारे अंदर नकारात्मकता हावी होने लगे, तो अपने आप को उससे दूर कर लेने चाहिए। वही काम हाथ में लेना चाहिए जिसे आप सहज तरीके से संपन्न कर सके। हो सकता है आप ये सवाल करें, फिर तो हमारे सामने संघर्ष होगा ही नहीं। मैं आपसे कहूँगा, संघर्ष का निषेध नहीं है। यहाँ सहजता का मतलब ये नहीं कि आप हाथ पर हाथ धर करके बैठे रहो और सब काम सहज हो जाए। यहाँ सहजता का आशय ये है कि जिसमें अनावश्यक माथा पच्ची हो, उस कार्य से बचिए। आजकल लोग बिना मतलब की बातों में अपने आप को ज़्यादा उलझा देते हैं। जो काम हमें दिख रहा है एकदम साफ सुथरे रास्ते से अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक बनेगा, उसको सहज रूप से स्वीकार कर लीजिए। और जिसमें बहुत ज़्यादा माथापच्ची दिखती है, उसमें हाथ जोड़ लीजिए। हम लोग, आप तो इस चीज़ को समझते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारे प्रश्न करने के लिए हो और हमारे पास मात्र 3 घंटे का समय है, तो हम क्या करते हैं, प्राथमिकता से पहले उनको करते हैं जो ज़रूरी है और जिसमें मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। इसी तरह हमारे पास समय की सीमा है, बहुत सारे काम करने हैं, तो हमें प्राथमिकता से उन कार्यों को चुनना चाहिए जो सरलता से हो सके और जिसमें सफलता की पूर्ण संभावना हो और परिणाम अनुकूल निकले, और जो बातें उलझाने वाली उससे अपने आप को दूर कर लें। आपने पूछा कोई कार्य गलत है ये समझ में आ जाए तो उसे छोड़ने का सही समय क्या है? जिस समय समझ में आए उसी समय छोड़ दो। गलत को छोड़ने के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। सही समय यही है कि जब समझ में आ जाए तभी कर। अगले प्रश्नकर्ता के रूप में मैं डॉक्टर भुवनेश गर्ग, ये बहुत ही प्रसिद्ध सर्जन हैं और एकमात्र ऐसे सर्जन हैं जो अपनी खुद की दुकान भी बंद कराने के रहते हैं कि उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई कि दवाइयों के बिना, डायबिटीज़ वाले जो पैर हैं उनका बिना सर्जरी किए, बिना एंटीबायोटिक दिए काफ़ी इलाज किया और कई जगह उनका नाम है, गूगल में टॉप रेटिंग है। और उनसे बोलूँगा वो महाराज जी के सामने अपना प्रश्न रखें। गुरुवरों के चरणों में मेरा प्रणाम। गुरुदेव, जिस तरह से सभी जगह ये बात कही जाती है कि संचय अच्छे कर्मों का होना चाहिए, उसी तरह से मानव शरीर में भी अच्छे विचार और अच्छे आहार का संचय होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आज हम जिस तरह से देखते हैं कि पिज्ज़ा, बर्गर या जिस तरह के भोजन से आदमी अपना शरीर बिगाड़ रहा है और उसको समझने को तैयार नहीं है कि ये चीज़ें उसके लिए ख़राब हैं, उससे मोटापा, डायबिटीज़ और सब चीज़ें बढ़ रही हैं। हम एक मूक पशु को भी देखते हैं तो मूक पशु पहले पूरा टहलने के बाद, अपना नित्य क्रिया करने के बाद, फिर जब भूख लगती है तभी भोजन ग्रहण करता है। लेकिन हम इंसान को देखते हैं कि वो हर कभी उसको जैसा भोजन मिल जाए वो खाने के लिए लालायित रहता है। इस वजह से जो तकलीफ़ें बढ़ रही हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, वो बहुत बड़ा कारण है। तो कुछ ऐसा आदेश आपके जरिए सभी मानव जाति को पहुँचे कि अपने आचार को, अपने आचार विचार को, आहार विहार को किस तरह से वो संचय करे कि बीमारियों का संचय ना हो और शरीर स्वस्थ रहे। बहुत ही सामयिक बात आपने यहाँ पर रखी है। निश्चित आहार शुद्धि से सत्व शुद्धि होती है। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। हमारे शरीर का स्वास्थ्य हमारे आहार से जुड़ा है। हमारे देश में तो सदियों से ये उक्ति दोहराई जाती रही है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसी पीवे पानी वैसी होए वाणी। तो हमारे भोजन और पानी से हमारे मन और वाणी का संबंध है। इसलिए भोजन में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। पहले ऐसा कहा जाता था कि लोग भोजन को औषधि समझकर खाते थे, और जो भोजन को औषधि की तरह लेते हैं उन्हें औषधि लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आजकल लोग भोजन भी खूब जैसे तैसे खाते हैं
और फिर जो होता है सो देखते ही हैं। पहले घर से लोग निकलते थे तो अपने साथ खाने का डब्बा लेके जाते थे, अब निकलते हैं तो दवाई का डब्बा लेके जाते। 35-40 की उम्र पार करते ही ढेर सारी बीमारियां जकड़ लेती। लाइफ स्टाइल को बदलना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपने शरीर को ठीक तरीके से नहीं साधते तो तय मान करके चलिएगा आपका शरीर आपके साथ नहीं रह पाएगा। आपका ही शरीर आपके लिए बोझ बन जाता है। और उन लोगों को देखिए जो एक उम्र पार करने के बाद बहुत तरीके की बीमारियों से ग्रसित होते हैं और अंदर ही अंदर परेशान होते हैं। फिर डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, फिर किसी योग गुरु से मिलते हैं, फिर तरह तरह की चीज़ें करना शुरू करते हैं। तो अपना भोजन इस तरीके से कीजिए कि बाद में आपका भोजन छूटे नहीं, अच्छे से खा सके। इसलिए खान पान की शुद्धि हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सात्विक आहार को सुख का आधार मान करके चलना चाहिए। यदि ये सात्विकता हमारे जीवन से जुड़ेगी सुनिश्चित तौर पर वो हमें अच्छा परिणाम दे। बहुत शुक्रिया। अगले प्रश्न के लिए मैं श्रीमान राकेश डोनेरिया जी जो योग प्रशिक्षक हैं, इनकी वाइफ भोपाल यूनिवर्सिटी में योग डिपार्टमेंट के एचओडी हैं और केवल धाम इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, प्रशासन एकेडमी में भी योग सिखाते हैं, उनसे आग्रह करूंगा अपना प्रश्न करें। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में सशत नमन। हाँ, महाराज जी अच्छा ठीक। महाराज जी हमारा प्रश्न ये है कि एक साधारण व्यक्ति अगर आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हो तो उसको किस प्रकार से उसको अपनी प्रगति नापनी चाहिए और उसकी प्रगति कैसी हो रही है साधना पथ में, ये वो कैसे जाने। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। दूसरा हमारा प्रश्न है कि मैं एक योग शिक्षक हूँ। हमारे पास कई बार योग सीखने वाले आते हैं तो हमें उनको किस तरीके से और अच्छा हम सिखाएं और क्या चीज़ बतलाएं। देखिए, आपका जो पहला सवाल है जी कि साधारण व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कैसे करे और अपनी प्रगति को किस तरीके से परखे। अध्यात्म का मूल है अनासक्ति और निष्प्रहता। ये देखे कि मैं जिस अध्यात्म की बात कर रहा हूँ मेरे हृदय में अनासक्ति और निष्प्रहता बढ़ रही है या नहीं। और अनासक्ति और निष्प्रहता को बढ़ाने के लिए दो बातें, मेरे अंदर आत्मज्ञान, भेद विज्ञान और वैराग्य है या नहीं। हम अध्यात्म की कितनी भी बात करें, सच्चा अध्यात्म हमारे जीवन में तभी पनप पाता है जब हमारे अंदर आत्मज्ञान हो। आत्मज्ञान जगते ही व्यक्ति की चीज़ें, बाकी चीज़ें ऐसी लगने लगती है। उसे इस आत्मा की अमरता के साथ जगत की नश्वरता का बोध होने लगता है। और आत्मा की अमरता और जगत की नश्वरता को जाने लेने वाले व्यक्ति के हृदय में आसक्ति नहीं बसती, वो निष्प्रहता मूलक जीवन जीता है। और जिसके अंदर अनासक्ति और निष्प्रहता जन्म ले लेती है वो संयम, संतोष, धैर्य और सकारात्मकता के साथ अपने आप जीने लगता है। तो हमारे जीवन में ये सारे गुण आएंगे। सबसे पहले आत्मज्ञान और वैराग ये अपने भीतर प्रकट कीजिए और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। कदम दर कदम आगे बढ़ा जा सकता है और इस यात्रा में आगे बढ़कर साधारण मनुष्य भी असाधारण क्षमताएं विकसित कर सकता है। आपका जो दूसरा सवाल है, हम योग में और क्या जोड़ें। देखिए, योग केवल शारीरिक क्रिया नहीं, एक एक्सरसाइज मात्र नहीं है। योगः कर्मसु कौशलम। हमारे संपूर्ण जीवन व्यवहार में परिवर्तन हमारे योग का मूलभूत लक्ष्य होना चाहिए। तो यदि हम जीवन व्यवहार में वो परिवर्तन लाते हैं जिसमें एक आध्यात्मिकता का स्वर भी फूटे तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो लोगों के जीवन में एक सकारात्मकता प्रकट हो, आध्यात्मिकता की लौ जगे, वो अपना दृष्टिकोण आत्म केंद्रित बनाए,
ऐसा प्रयास करना चाहिए। और इस दिशा में यदि आप भावना योग को भी साथ जोड़ते हैं तो मैं मानता हूँ लोगों को बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आज भावना योग के दिवस पे महाराज जी की जो पुस्तक है वो यहाँ पे रखी गई है, जो सभी को से रिक्वेस्ट है, फ्री है, जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है। जब जाते हुए वो ले जाएं, उसका अध्ययन करें। मैं श्रीमती प्रीति जैन जो गुणायतन की संरक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं, उनको से आग्रह करूंगा वो आए और अपना प्रश्न रखें। है कि नहीं है श्रीमती, आप आशीर्वाद ले लें महाराज जी का। ऊपर आ जाए, आइए ऊपर। हाँ, इनका इस सम्मान के लिए कोई महिला महिलाओं में से श्रीमती अर्चना पंडित आप आ जाएं। मैं चाहूँगा एक बार और श्रीमती प्रीति जी का आप सब जोरदार अभिनंदन करें। आप सब शायद इनसे परिचित नहीं होंगे। ये दिलीप बिल्डकॉन से संबद्ध देवेन जैन की धर्मपत्नी है और ये पूरा परिवार गुणायतन से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। ये गुणायतन के मार्गदर्शक हैं, इसलिए ऐसे मौके पर ऐसे लोगों का अभिनंदन तो होना ही चाहिए। आगे आइए। हाँ, चलिए, कोई सवाल? सब लोग ताली बजाएं, स्वागत है। कोई सवाल? चलो, बहुत चलो। अब जिस पल का सब मंचासीन कर दो। आप मंच पे विराजमान हो। हाँ, अब जिस पल का सबको इंतजार था, एंड रघुरमन साहब, वैसे सभी लोग इनके नाम से परिचित हैं, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि रघुरमन साहब के बारे में जो मैं बताना चाहूँगा। इनका जो बाल्यकाल है सेवाग्राम वर्धा में गुजरा, और इनके जो नाना जी हैं वो महात्मा गांधी जी के तमिल टीचर हुआ करते थे, और सेवाग्राम में ही महात्मा उस आश्रम में, विनोबा भावे जी के आश्रम में उन्होंने अपनी एजुकेशन ग्रहण की, प्रारंभिक शिक्षा। बाद में वो IIT मुंबई से उन्होंने MBA किया। एक तमिलियन होने के बाद भी दैनिक भास्कर के लगभग 12 वर्ष तक संपादक रहे, दैनिक भास्कर हिंदी पेपर। तो आप सोच सकते हैं जो भी इतिहास है एक, उनका जो एक प्रसिद्ध आर्टिकल मैनेजमेंट फंडा, आप लोग सब पढ़ते होंगे, देखते होंगे, लेकिन ये नहीं मालूम लगभग 24 वर्ष से बिना रुके, एक भी दिन बिना गैप किए वो अनवरत रूप से जा रही है, 24 वर्ष से। इवन एक बार की घटना याद है कि जब रघुरमन साहब के पिताजी का देहावसान हो गया था, उस दिन भी उन्होंने रात को 3:30 बजे उठ के ये मैनेजमेंट फंडा का आर्टिकल लिखा, और उनकी कंटिन्यूटी इसी में सराहनीय है। यहाँ पर उनको जो हम लोग सब जानते हैं, बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स से जुड़े हुए, रिलायंस से जुड़े हैं, और अपने यहाँ पर दैनिक भास्कर ग्रुप से जुड़े हैं, हमारे सेज ग्रुप से जुड़े हुए हैं। बहुत इन बिजनेस ग्रुप ने इनके मार्गदर्शन में तरक्की की है। इनको बुला पाना, इनका कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये तो महाराज जी का प्रभाव है। जैसे ही पता चला तो बिना सोचे समझे, बिल्कुल पहले 16 तारीख को प्रोग्राम फिक्स हुआ था, किसी कारण महाराज जी का भी ये था कि नहीं, भव्यता से प्रोग्राम होना चाहिए और ऐसी जगह होना चाहिए कि जो पूरा सेशन उनके साथ हो। तो उन्होंने अपनी हामी भरी, लेकिन जयपुर से तुरंत यहाँ आए, और बिना किसके, वैसे बहुत कॉस्टली है, इनको अफोर्ड करना इतना आसान नहीं है लेकिन महाराज जी से के सामने वो बोले, भाई पैसा क्या, मैं उनसे बहुत बड़ी चीज़ ले जाऊँगा, बहुत बड़ी चीज़, उनका आशीर्वाद मिल जाए, पैसा तो लगा रहता है। तो ऐसा के सम्मान में सब लोग, अब जो है मंच जो है पूरा उनके हवाले है। ये सेशन इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, अब हम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं, महाराज जी और रघुरमन साहब रहेंगे। धन्यवाद। मैं खड़े रह के कर सकता हूँ? अपनी अनुकूलता, जैसे आप अपने, जैसे आपको कंफर्ट रहे। पहले तो मैं आपको नमन करता हूँ, आपका आशीर्वाद। महाराज जी, मुझे एक संकोच है इस बात को बोलने में, लेकिन मैं सबकी तरफ से पूछता हूँ,
हो सकता है कि ये बहुत बचपना हो ये सवाल पूछना, लेकिन पूछना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये समाज में घूमते रहता है और किसी को समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। आप लोग जैसे जो हमें मार्गदर्शन करते हैं, हम लोग उसके अनुकूल किसी को देना, गिविंग एक एटीट्यूड बनाकर हम लोगों को देते हैं। अब बात आती है कि ये जो गिविंग है, देने की जो आदत है, इसको किसी को बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि समाज में जब आप बोलते हो तो लोग कहते हैं कि सेल्फ पब्लिसिटी करता है, और अगर नहीं बोलते हो तो हमें लगता है कि ये बात फैलेगी कैसे। हम थोड़े से इसमें कश्मकश में हैं, तो आप थोड़ा सा इसका मार्गदर्शन कीजिए कि कैसे करना चाहिए। बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूँगा रघुरमन साहब का जोरदार अभिनंदन कर दें। और मेरे साथ ये इनका तीसरा सेशन है। 2 बार पहले भी इन्होंने इस तरह के सेशन लिए जो लोगों के बीच बहुत ही लोकप्रिय हुआ। आज आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देने की बात हमारी संस्कृति है। हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी कहावत है, जो देता है देवता और रखता है वो राक्षस। तो देने से देवत्व का विकास होता है, इसलिए देना चाहिए और देने की प्रेरणा भी देना चाहिए। आपने जो सवाल किया कि हम लोग जो लोगों को देते हैं, देने की बातें करते हैं, वो करें या ना करें, जरूर करें। मैं समझता हूँ देना केवल अर्थ का देना नहीं होता, शब्द का दान भी बहुत बड़ा दान होता है। और जो शब्द दान देने में समर्थ है उन्हें कहीं कोई संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि शब्द दान देने वालों के शब्द दान के प्रभाव से लोग अपना सर्वस्व दान देने को तत्पर हो जाते हैं। तो हम केवल दान की बात जब भी आए तो केवल अर्थ के दान की बात ना करें। हम अर्थ दान की, संपत्ति के दान के साथ साथ समय का दान करें, शब्द का दान करें और संवेदनाओं का दान करें। ये देना चाहिए, इसमें कोई संकोच नहीं। थैंक यू सर। मेरा दूसरा सवाल रहेगा मुनीवर आपसे कि आजकल प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गया है, मीन्स लोग बहुत काम करते हैं। आज की जो नई पीढ़ी है वो काम करने में बड़े सक्षम हैं, अच्छे काम करते हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना ख़त्म हो गया है। ये जो मारामारी क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी जो हो गया है, उसका संतुलन बनाए कैसे? बहुत अच्छा सवाल। क्वालिटी और क्वांटिटी के मध्य संतुलन हम कैसे बनाएं? आज भी इस मारामारी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पहचान ही अपनी क्वालिटी के कारण बनाई। सही बात है। और ये तो हमारे शास्त्रों में है। सबसे पहली बात है गुणवत्ता, और गुणवत्ता को वही ग्रहण कर पाता है जिसके अंदर गुणवत्ता हो। हम ये बात हमेशा समझ करके चले कि लाखों करोड़ों तारों के मध्य एक ही चंद्रमा है जो तमहंति, एकश चंद्र तमोहंति। ये उक्ति बहुत पुरातन काल से कही जा रही है। हम लोगों को गुणवत्ता का मूल्य और महत्व सिखाए। यदि इसमें हम सफल हो जाए तो फिर ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग तो मार्केटिंग से जुड़ी हुई बातें भी लोगों को बताते हैं। कई बार आपने महसूस किया कि बाजार में बहुत सारी चीज़ें आती और छा जाती हैं। मैंने सुना है कि पिछले कुछ दशकों में चाइना बहुत तेज़ी से भारत पर छाया, लेकिन अब बिल्कुल बाहर हो गया ना, लोगों को समझ में आ गया वो टिकने वाली चीज़ नहीं है। जिसकी नींव कमज़ोर होगी वो कभी टिक नहीं पाएगा। हम लोगों को ये बातें समझाएं और हमेशा गुणवत्ता पर फोकस करने की बात सिखाएं। अगर लंबे समय तक चलना है तो गुणवत्ता को देखो, और कम समय की बात करनी है तो आप जो कर रहे हैं सो करें। क्वालिटी और क्वांटिटी के भेद को समझने का मेरे विचार से यही आधार है। धन्यवाद। मेरा तीसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आज के जो बच्चे हैं जब स्कूल जाते हैं, बाकी बच्चों को कंपेयर करते हैं कि उनके पास ये सामान है, ये सामान है,
मटेरियल सामान जितनी भी है वो सारी चीज़ों की मांग करते हैं घर में आके। मैं एक माता पिता होने के नाते अब बताइए मैं इन सारे मांगों को पूर्ति कैसे करूं? नहीं करूं तो मेरे लिए एक प्रकार की कश्मकश हो जाती है या एक दुविधा हो जाती है कि उस बच्चे की जिद के सामने में मैं झुकना पड़ता है एज ए पेरेंट। तो करूं क्या मैं? देखिए, इसमें दोषी बच्चे कम, उनके अभिभावक ज़्यादा है। आप अपने बच्चों को ऐसी जगह भेजते ही क्यों हो जहां बच्चे दूसरों की चीज़ें देखें और मांग करें? आप अपने बच्चों को ऐसी ही जगह भेजें ना जहां उसके अंदर इस तरह की इच्छा की आग उत्पन्न ही ना हो। आजकल एक फैशन बन गया है, साधारण परिवार का व्यक्ति भी अपने बच्चे को स्टेटस के नाम पर बड़े से बड़े स्कूल में भेजना चाहता है, और वहां भेजने के बाद यही सब होता है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं, ये घटना बहुत बेचैन करेगी। एक 10वीं क्लास का लड़का अपनी मौसी के यहां रहा, रात में मौसी को बेहोश किया और उसके सारी ज्वेलरीज ले गया, और ज्वेलरीज ले करके उसने एक कार खरीदी सेकेंड हैंड दूसरों से, और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए उसने ज्वेलरी का गिफ्ट भी दिया। बाद में भेद खुला ये सब क्यों हुआ, तो लड़का जिस स्कूल में पढ़ता था वो सब करोड़पति बच्चों का स्कूल था। उसके पिताजी एक साधारण व्यवसायी थे, पर ये लड़का उन बच्चों के आगे अपना रुतबा दिखाता, मेरे पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस है। वो अपने आप को करोड़पतियों से भी बड़ा साबित करता था। अब वो उसी में उसकी कोई फ्रेंड हो गई, गर्लफ्रेंड, आजकल तो यही होता है। उसके सामने जब उसने अपनी इस तरह की डींगे हाँका, तब कभी ना कभी मौका तो खुलता ही है, कलई तो एक ना एक दिन खुलते ही। तो उसने उससे कोई ऐसी गिफ्ट मांगी, कहाँ से दे गिफ्ट, और वो कार से आती तो मैं भी कार से आऊँ। तो उन सब चीज़ों के पीछे उसने ये कुकृत्य किया। गनीमत ये थी कि उसने मौसी की हत्या नहीं की, नहीं तो आज तो कोई हत्या कर दे तो भी कोई आश्चर्य नहीं। सही बात है। वजह क्या है? उस बच्चे ने जो एक कृत्य किया है कतई उचित नहीं है, लेकिन ऐसे कृत्य करने का जिम्मेदार कौन, इस पहलू पर भी विचार करना चाहिए। क्यों ना हम अपने बच्चों को शुरू से संघर्ष का पाठ पढ़ाएं। मेरे संपर्क में एक ऐसे सज्जन है जिनके घर में सारी लग्जरी कारें, लेकिन वो अपने बच्चे को खुद पैदल स्कूल छोड़ने के लिए साधारण बस पर पैदल आते हैं और साधारण नॉन एसी बस से स्कूल छोड़ते हैं, और नॉन एसी स्कूल में बच्चा पढ़ता है। एक बार उनसे किसी ने पूछा कि तुम इतने समर्थ हो फिर भी अपने बच्चे के लिए ऐसा क्यों करते हो? उसने जो जवाब दिया वो इस सभा में सबको ध्यान देने योग्य है। उसने कहा, मेरे पिता बड़े गरीब थे और मैं गरीबी में पला। मैं तो जब स्कूल जाता था तो अपने घर से बोरा फट्टी लेके जाता था, उस पर बैठता था। मेरे पिता के पास पैसे नहीं थे, आज मेरे पास पैसे हैं। मेरे पिता के पास पैसे नहीं थे, आज मेरे पास पैसे हैं, पर कोई जरूरी नहीं कि कल मेरे बेटे के पास भी पैसे हों। बहुत बढ़िया। मेरे पिता के पास पैसे नहीं थे, आज मेरे पास पैसे हैं, पर ये कोई जरूरी नहीं कि कल मेरे पिता के पास भी मेरे बेटे के पास भी पैसे हों, और कल कहीं मेरे बेटे के पास पैसों का अभाव हो तो परेशान ना हो। इसलिए मैं उसे स्ट्रांग बना रहा हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजबूत बना रहा हूँ। तो हम अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं? मैं तो ये कहता हूँ, जो माँ बाप अपने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करते हैं वो अपने बच्चे को कमज़ोर बना रहे हैं। उन्हें संघर्ष करने वाला बनाइए, उन्हें अभाव का एहसास करने का अवसर दीजिए ताकि वो ज़्यादा अच्छा हो।
तो आपने जो बोला बच्चे चीज़ें मांगते हैं, उस समय हम अपनी कसमकश से कैसे बचें? तो पहली बात, बच्चों को उसी तरह से आप वातावरण दीजिए। और दूसरी बात, अपने बच्चे के हृदय में औचित्य का विवेक जगाइए, औचित्य का बोध। जीवन में क्या उचित है और क्या अनुचित है, यदि बचपन से बच्चों के हृदय में ये बात स्थापित करने में आप समर्थ हो जाएंगे तो बच्चों में कभी भटकाव नहीं होगा। हम लोग वो सब नहीं करते, तो फिर बच्चे उचित अनुचित का विचार ही नहीं सीखते, फिर जो होता वो मांगते हैं और माँ बाप भी हार करके दे देते हैं। एक बड़ा परिवर्तन ये आया, हम सब जिस पीढ़ी में पले जन्मे, हम लोग अनेक संतान थे, 2-4 थे, एक नाराज हो जाए तो माँ बाप को फर्क नहीं पड़ता था, रोएगा थोड़ी देर में आ जाएगा, कहाँ जाएगा। अब एक ही बच्चा है, वो नाराज होता है, उसकी मम्मी उसके पीछे पीछे मनाने दौड़ती है, तो सब गड़बड़ है। तो ये चीजें बहुत तेजी से बदल रही है, हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। धन्यवाद। अब हमारी पर्सनालिटी में आता हूं गुरुवर। ईगो, अहंकार, एक पता नहीं मुझे भी है, सामने वाले को भी है, और अक्सर ये होता है कि जब हम दोनों मिलते हैं तो वो जो अहंकार होता है वो बलून सरी का बड़ा हो जाता है और अचानक फूट भी जाता है। अब ये जो फूटने का जो तरीका है और उसके वजह से जो परिणामें होती है वो बहुत भयंकर होता है। अब इस ईगो को बलून होने के पहले मैं रोकूं कैसे, या दूसरों की बलून को मैं रुकाऊं कैसे? बहुत अच्छा सवाल है। ये बात सत्य है कि मनुष्य ईगो से मुक्त नहीं होता, बड़ा हो या छोटा। छोटे से बच्चे में भी ईगो होता है। एक दिन एक छोटा सा बच्चा आया और अचानक रोने लगा। पूछा क्यों रो रहा है? बोले गिर गए थे। बोले कब गिरा था? बोले 9 बजे। बोले अभी क्यों रो रहा? बोले तब कोई देखने वाला नहीं था। 9 बजे गिरा, अभी रो रहा है क्योंकि उस समय कोई देखने वाला नहीं। तो हर किसी में होता है, पर ईगो होना और ईगो में फूल जाना अच्छी बात नहीं। अपने अभिमान पर नियंत्रण तो होना ही चाहिए। अगर व्यक्ति उसमें फूलेगा तो ये बैलून तो फूटना ही है, और कदाचित न भी फूटे तो इस गुब्बारे से, इस बैलून से हवा निकलनी है। और आप सब, हम सब ये अच्छे तरीके से जानते हैं, एक बार बैलून में हवा भर दी जाए और बाद में जब उसकी हवा निकलती है तो उसकी शक्ल बिगड़ जाती है। सही बात, बिगड़ती है, बिल्कुल सही बात। तो जिसके बैलून में हवा भरती उसकी शक्ल तो बिगड़नी है, बिगड़ती ही है। तो हम क्यों शक्ल बिगड़ने वाला काम करें? और हर कोई अपने सामने उन लोगों की तस्वीरें रखे जिनने अपने बैलून को फुलाया और बाद में हवा निकलने से उनकी शक्ल बिगड़ी। औरों की स्थिति की बात जाने दीजिए, अपने जीवन के उन प्रसंगों को याद करें जब हमने अहं के अतिरेक में अपने आप को फुलाया और बाद में हवा निकलने के बाद खुद बैकफुट पर आए। यदि उन बातों को हम याद में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो फिर हमारे अंदर का अहम ज़्यादा नहीं पनपेगा। कुछ ना कुछ सीमा तो होनी ही चाहिए, और कदाचित आप अपने आप को अहम से मुक्त न कर पाओ तो मैं कहूँगा 4 जगह अपने अहम को हावी मत होने दें। 4 जगह जहाँ अपनी मन की शांति खंडित होने लगे वहाँ झुक जाओ, रुक जाओ, वहाँ ईगो मत लाओ। लेकिन कुछ लोग हैं टूट जाना पसंद करेंगे, झुकना पसंद नहीं करेंगे। अहंकारी की सबसे बड़ी कमजोरी होती है वो दुखी होने को तैयार है, झुकने को तैयार नहीं। ऐसा अहंकार हमें नहीं पालना। तो जहां हमारी शांति खंडित होने लगे वहां अहंकार को पुष्ट नहीं होने देना। दूसरी बात, जहां हमारे संबंध बिगड़ने लगे वहां अहंकार को आड़े मत आने देना।
कई लोग हैं संबंधों में तनातनी रहती, साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कांच की दीवार होती, बड़ी भयानक होती। जिनके साथ रहना है उनके साथ क्या अहंकार करना, उसको खत्म करे, सिद्धांत बना ले, वहाँ हम झुक जाएंगे, कोई बात नहीं, अपनी ही तो बातें हैं, आपस की तो बातें हैं। संबंध खंडित होने लगे, वहाँ अहंकार को न लाए। और तीसरा, अपने माँ बाप के सामने कितनी भी ऊंचाई पर हो, अपना कोई अहंकार नहीं, वो हमारे माँ बाप हैं, हम उनके बेटे हैं। और चौथी बात, जब भी धर्म क्षेत्र में आओ, अपना सारा लवादा उतार करके आओ, वहाँ अहंकार को मत आने दो। यदि इन 4 स्थलों पर हमने अपने आप को बचा लिया, तो मैं समझता हूँ ऐसे बैलून की हवा निकलने की नौबत कम आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब दुविधा आती है कि जब मैं यंगस्टर हूँ, ऑफिस जाना शुरू करता हूँ, पहली बार कोई नौकरी कर रहा हूँ, और बहुत सारे सिद्धांतों के साथ मैं नौकरी पे गया हूँ। राइचियसनेस जो आप लोग सिखाते हो, माँ बाप सिखाते हैं, गुरुवर लोग सिखाते हैं, उस सिद्धांत के साथ मैं एक कार्य क्षेत्र में जाता हूँ और कार्य करता हूँ। लेकिन अचानक पता लगता है कि वहाँ पे जो बिजनेस हो रही है या वहाँ के जो बॉस है, वो उस राइचियस रोड पे नहीं जा रहे या उस पाथवे पे नहीं जा रहे। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि इसको मैं कैसे उनके सामने में रखूं। मैं उनको कैसे बोलूं कि आप गलत हो। अब ये मुझे पोलाइटली बोलना तो आता ही नहीं है, क्योंकि मुझे सिखाया गया है कि जो राइट है वो राइट है, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है, आप खड़े हो जाओ। तो मैं खड़े होता हूँ तो सारी लोग जो रोते हैं, पूरे ऑफिस के वाले लोग जो होते हैं, वो मेरे से अगेंस्ट हो जाते हैं। तो मैं मेरी करियर में आगे कैसे बढ़ूँ और इसको पोलाइटली बोलूँ कैसे कि जो तरीका आपने अपनाया कि वो गलत है। बहुत सुंदर सवाल। ये केवल बिजनेस में नहीं, इसी सवाल को मैं थोड़ा सा और टर्न करता हूँ। अगर घर के बड़े कुछ गलत कर रहे हो और बच्चे देख रहे हैं गलत है, तो वो उनको कैसे रोके? कैसे रोके? सही बात। सेम मिला, सेम। मैं इसी संदर्भ से आपके सवाल का उत्तर देता हूँ। एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि बड़े गलत हों और हमें दिख रहा है कि ये गलत है, इसको करने का परिणाम भी बुरा है, तो उनको कैसे रोकें, उनको गलत कैसे कहें? मैंने जो जवाब दिया, मैं समझता हूँ आपके सवाल का भी वही उत्तर होगा। मैंने कहा देखो, बड़े अगर गलत है और उनको सीधे गलत कहना अव्यवहारिक है। ओके, गलत मत कहिए। अगर वो जो बोल रहे, शांति और धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनिए और सुनने के बाद आप उससे मिलती जुलती कहानियां बनाइए। ठीक है। और सामने वाले को कुछ कहानियां सुनाइए। वो समझदार होगा, उसे समझ में आ जाएगा निशाना कहाँ है, हमारा काम बन जाएगा। तो कई बातें ऐसी होती है जो हम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कर देते हैं। ये व्यवहारिक दृष्टि से और नीति की दृष्टि से ठीक नहीं। सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों को भी ये नहीं कहा गया कि तुम सीधे सीधे सच बोल दो। उससे कहा गया सच बोलने के साथ साथ प्रिय बोलना भी सीखो। सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात ना ब्रियात सत्यम अप्रियम ना नृतम जब प्रियम ब्रियात ऐसा धर्म सनातन। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो और प्रिय असत्य मत बोलो। तो जब ऐसी बातें आती है तो हम कई तरीके अपना सकते हैं और कुछ दूसरे उदाहरणों को प्रस्तुत करके काम कर सकते हैं, अथवा इस तरह के कृत्य करके हम उनको डेमो दिखा सकते हैं। सही बात। खुद वैसा नाटक कर लें जैसा वो बोल रहे हैं और उसका रिजल्ट दिखा दें, फिर उनसे कहें ये काम आप ही बताइए सही है या नहीं। हमें लगता है यदि ऐसा हम धैर्यपूर्वक करने लगे तो कल हम जिस बात का निषेध करने के लिए उतारू हूँ, सामने वाला खुद उसके लिए हमारा समर्थन करने लगे। ये रास्ता निकल सकता है। धन्यवाद। अब मैं थोड़ा काम पे लगा हूँ, 5-6 साल हो गया, काम अच्छा कर रहा हूँ, लोग मुझे और काम दे रहे हैं। मेरा बॉस समझता है कि मैं ही सबसे अच्छा काम करता हूँ, इसीलिए सारे काम मेरे पे आ जाते हैं।
जो करीब करता ही नहीं है उसके पास तो कभी कुछ जाता ही नहीं है। अब ये जो नो ना ये कैसे बोलूं मैं, क्योंकि मैंने कभी सीखा ही नहीं वो ना बोलना। अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था और इसी चक्कर में एक चक्रव्यूह में फंस गया हूं। बार बार काम मुझ पर ही आता है और वो बहुत मुझे स्ट्रेस भी देता है और दुखी भी कर देता है और मैं खुश नहीं हूं। देखिए, आपने जो बात पूछी कि नो कैसे बोलूं, तो मैं तो ना करना सिखाता भी नहीं। ओके। आपने मुझसे पूछा है तो मैं तो ऐसे प्रसंग को अपने लिए एक अच्छा अवसर मानता हूँ कि कम से कम मैं इस लायक तो हूँ कि मैं अच्छा काम कर पाता हूँ। लोगों को मेरा काम पसंद है, लोग कह रहे हैं, तो मैं अगर मेरे सामने ऐसी स्थिति आए तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सब काम मेरे ऊपर ही क्यों है। मैं तो ये प्रार्थना करूँगा, भगवान जितना काम मिला है मैं अच्छे से कर पाऊँ, जो मैं अभी तक करता है उसे एंजॉय करें। जब काम करना ही मेरी एक नियति है उसको तो एंजॉय काम करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसी स्थिति में इसे एक चैलेंज मानकर अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए। सही बात है। अगर हमने वो बढ़ा दी तो हो सकता है जो काम हम 4 घंटे में करते हैं वो हम कुछ मिनटों में करने में समर्थ हो जाए, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद, धन्यवाद। अब एक क्वेश्चन है कि जब मैं स्कूल से निकलकर कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज में मुझे, स्कूल या कॉलेज दोनों जगह में मेरे पेरेंट्स मुझसे कहते हैं कि कितने मार्क लाए। ये कभी नहीं पूछते कि मैंने कितना पढ़ा है और क्या पढ़ा है। मैं इस समाज में पल रहा हूँ, तो होता क्या है कि मैं जब भी पढ़ाई करता हूँ तो एक सुपरफिशियल पढ़ाई करता हूँ और मार्क लाने की कोशिश करता हूँ। कभी डेप्थ में जाकर किसी चीज़ का पढ़ना और उसकी कंसेप्ट को समझना और उसको ज़िंदगी में उतारना और उसी वजह से अपनी ज़िंदगी के करियर को बनाना या बिजनेस को ग्रो करना, दोनों नहीं आ रहा है मुझे। मैं उस जनरेशन का, जनरेशन Z जिसको आप कहते हैं, या उस जनरेशन का बच्चा हूँ। तो बताइए मेरे को वो जो कंसेप्ट ऑफ डेप्थ में जाकर किसी चीज़ को पढ़ने की जो समय भी नहीं है आजकल, क्योंकि आधा समय तो मुझे मोबाइल में चला जाता है, तो डेप्थ में जाने की मौका नहीं मिलता है। और समाज मुझे प्रेशर कर रही है कि मैं सिर्फ मार्क लाऊं, मार्क लाऊं, मार्क लाऊं। तो मैं इस चक्रव्यूह में अगेन फंस रहा हूं दोनों चीज़ों पे। देखिए, ये जो चलन आजकल बढ़ गया है, सच्चे अर्थों में शिक्षा का ये स्वरूप है ही नहीं। हमारे गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी जो महाकवि हुए, जिन्होंने अपने जीवन काल में 5 महाकाव्यों की रचना की और 20वीं शताब्दी में उनके समकक्ष संस्कृत का कोई विद्वान नहीं हुआ। संपूर्ण भारतवर्ष में उन्हें कालिदास, माघ और बाण भट्ट जैसी कवियों की श्रेणी में स्थान दिया गया। इतने महान कवि। मैं उनके जीवन का प्रसंग बताता हूँ। उन्होंने शाद्वाद महाविद्यालय काशी से केवल शास्त्री तक की परीक्षा उत्तीर्ण की और शास्त्री की पढ़ाई करने के उपरांत उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उनका एक ही विश्वास था कि परीक्षा केंद्रित पढ़ाई की अपेक्षा स्वाध्याय केंद्रित अध्ययन ज्यादा गुणकारी होता है। परीक्षा जहां इस तरह की होती है वहां नंबर का खेल होता है। किसी तरह से नंबर पाना, उत्तीर्ण होना, पास होना, आगे बढ़ जाना, और आज आ गया तो उसमें अच्छा रैंक लाना। उनने वहीं पढ़ाई छोड़ी। उनके साथ के बहुत सारे विद्वान जो आचार्य और सिद्धांताचार्य की उपाधि पाए, उन्होंने कुछ नहीं पाया, लेकिन उनने स्व के बल पर अध्ययन करके जो ऊंचाई पाई, आज उन्हें कालिदास के समकक्ष स्थापित कर दिया। हमेशा एक बात सबको ध्यान में रखना चाहिए, टैलेंट मार्क्स में नहीं है, टैलेंट अंदर है। सही बात। बच्चों को ये नहीं देखना चाहिए, और बच्चों के लिए आप लोगों को भी ये नहीं देखना चाहिए कि उसने कितने अंक लाए। हमें ये देखना चाहिए कि उसके भीतर कितना अंकित हुआ। अंक को तो देख रहे हैं, अंकित क्या है ये तो देखिए। यदि हम वो देखना शुरू करते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव होगा।
और ये जब से नंबर वाला चक्कर है, बच्चों में अनावश्यक तनाव भी है, और उसमें भी रैंक। पहले तो बच्चे पास हो जाते थे तो बहुत खुश होते थे, अब 92% लाने वाला बच्चा सुसाइड करता है, क्योंकि टॉपर ने 98 पाया, 99 पाया। ये क्या है? सोच बदलना चाहिए। नंबर का चलन बहुत अच्छी बात नहीं है, एक व्यवस्था के तहत है। भारत की जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी उसमें इस तरह की कोई बात नहीं थी। अब चूंकि आगे चल करके सब चीज़ें प्रतियोगी होते जा रही है तो वहाँ मार्क्स की महत्ता है, तो बचपन से मार्क्स की बात है। तो बहुत अच्छा हुआ कि वर्तमान शिक्षा नीति में कुछ बदलाव हुआ और एक लंबे समय तक बच्चों को इस तरह के मार्क्स से मुक्त कर दिया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, देन है, इसे ध्यान रखना। तो बच्चों पर इसका प्रेशर न डालें और बच्चे मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई न करें, ज्ञान पाने के लिए पढ़ाई करें, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई करें, तो वो जीवन की उपलब्धि है। बिल्कुल सही कहा। अब मैं एक मॉडर्न दुनिया का एक सवाल पूछना चाहता हूं गुरुवर आपसे। मैं मॉल जाता हूं, बहुत सारा सामान खरीदता हूं, अपनी ट्रॉली में डालता हूं, कार पार्क में लेके आता हूं, सामान को गाड़ी के अंदर डालता हूं और ट्रॉली को मैं वहीं छोड़ के चला जाता हूं। अब समाज कहता है कि जब आप ट्रॉली को ट्रॉली की जगह पे नहीं छोड़ोगे तो आप समाज के साथ अनुकूल नहीं हो या समाज के नियमों के साथ आप सही नहीं हो। लेकिन एक सिंगल मॉम होने के वजह से, मैं एक सिंगल मॉम हूँ, सिंगल मदर हूँ, और गाड़ी के अंदर मेरा बच्चा बैठा हुआ है। जब मैं ट्रॉली को छोड़ने जाता हूँ तो गाड़ी किडनैप हो जाती है या गाड़ी को कोई चोर देखते रहता है और वो लेके चला जाता है। अब मैं सही हूँ या गलत हूँ? अब मैं ट्रॉली को छोड़ूंगा तो आप कहोगे मैं समाज से उसकी लाइन पे नहीं हूँ। अगर मैं छोड़ दूँ तो वो मेरे बच्चे के लिए और मेरी गाड़ी के लिए खतरा पहुँच सकता है। और ऐसी जो दुविधाएं हैं, एक सिंगल मॉम, सिंगल फादर जो होते हैं, उनके जिंदगी में बहुत बार आती है। ये कैसे करना चाहिए इसको, कैसे? रघुरमन जी, मैं आपसे इसमें थोड़ा सा एक दूसरा सवाल करूंगा। ठीक है। ट्राली लौटाने के लिए बच्चे और गाड़ी की बात सामने आ रही है। हाँ। जब सामान खरीदने गए थे तब बच्चा और गाड़ी कहाँ था? ये सवाल तो उस समय भी आना चाहिए, तो उस समय तो नहीं आया। हाँ। बाद में आया। हाँ। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम कमजोर हैं। हमें सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। और हमारे देश में अभी इतना अंधेर नहीं, और अगर इतना अंधेर है तो फिर तो घर से निकलना ही खतरा है। सही बात है। तो हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी, और नियमों को हमें अपनाना चाहिए। एक अच्छा आदर्श हमें समाज के बीच छोड़ना चाहिए, तभी हम समाज की व्यवस्था को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं रिटायर होने वाला हूँ, अब जिंदगी के एक आखिरी पड़ाव पे हूँ मैं, यानी कि 60, 65, 70 हो गया है। अब ये बताइए कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या पूरी रिलीजियस माइंड बनकर चले जाऊं, समाज की सेवा करूं, या बहुत सारे जो यंगर जनरेशन है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एक पिता होने के नाते, एक माता होने के नाते आप हमारे पोते पोतियों का ध्यान रखोगे, घर पे रहूं, घर का मैं संभालूं, क्या मुझे करना चाहिए? मेरे पास सारी फाइनेंशियल सपोर्ट है, सब कुछ है, लेकिन मैं हर बार ये दुविधा में आता हूं कि मैं अपनी चीज़ों को फॉलो करूं या वापस उस फैमिली की झुंझट में आके मैं वहीं पे बना रहा हूं। इस बात पे तो मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूं हर बार, और ये कंफ्यूजन मेरी नहीं है, सारे 60 साल, 65 साल, 17 साल वालों के बीच में है। तो आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे तो अच्छा। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और मैं तो इतनी ही बात कहूँगा कि बहाना बनाने की आदत से बाहर होना चाहिए। ओके। हम जो बातें बच्चों के लिए और लोगों के लिए करते हैं, मेरे विचार से ये सही नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं। हर व्यक्ति को स्वयं के दायित्व को समझना चाहिए।
उन्हें ये सोचना चाहिए कि मुझे ये मनुष्य जीवन किसके लिए मिला। 60 साल की जिंदगी मैंने जिस तरीके से जी, उसमें मैंने अपनी अंतरात्मा के लिए क्या किया? पहला सवाल। फिर दूसरा सवाल, मैंने परिवार के लिए क्या किया? तीसरा सवाल, समाज के लिए क्या किया? और चौथा सवाल, देश के लिए क्या किया? अगर व्यक्ति 60 साल के मुंगल पर खड़े होगा तो हो सकता है उसने अपने जीवन में समाज के लिए बहुत कुछ किया, देश के लिए किया, परिवार के लिए भी किया, ये लिखने में आ जाएगा। लेकिन खुद के लिए उसकी गिनती नहीं है, शायद वो खाली होगा। तो मैं कहूँगा, जो कर लिया उसको क्लोज करो, जो नहीं किया उसे शुरू करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वयं के दायित्व को समझिए, अपने पारिवारिक सामाजिक दायित्व को आपने निभा लिया, अब अपने आत्मा के कल्याण के लिए रास्ता निकालिए, और उसकी भी आज जरूरत है। अगर समाज के प्रबुद्ध प्रतिभाशाली लोग हमारे बड़े बुजुर्गों के बीच रहे और अपना जीवन बिताए, तो आज अपने बेटों और परिवार से उपेक्षित और तिरस्कृत वृद्ध दंपतियों का उद्धार हो जाए। आज वृद्धाश्रमों में जाकर के देखो कितनी उपेक्षा और तिरस्कारपूर्ण जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल। क्या हम उनको एक आध्यात्मिक रोशनी देकर उनके अंदर आनंद नहीं भर सकते? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल। लेकिन ये प्रतिभा रघुरमन जैसे कुछ लोगों में ही होती, तो वो हमें ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए और लोगों को अपने जीवन को इस तरीके से जीना चाहिए कि अंत में तुम्हें उपेक्षित होने की जरूरत ही ना हो। इससे पहले कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें वृद्धाश्रम में भेजे, तुम संन्यास आश्रम में आ जाओ, जीवन तर जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारी संस्कृति में जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को देखें, लेकिन मोहवश लोग अपनी दुर्गति कराने को तैयार है, लेकिन रास्ता पकड़ने को राजी नहीं। सही रास्ता पकड़े। जब तक जिम्मेदारी है बखूबी निभाइए, लेकिन जिम्मेदारियों को ओढ़ने से बचिए, रास्ता तब प्रशस्त है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 मिनट और 2 मिनट। मेरा लास्ट सवाल रहेगा और मैं इसे अंग्रेजी में पूछना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोगों ने पूछा कि आपसे अंग्रेजी में भी पूछना चाहिए। मैं हिंदी में उत्तर दूंगा, आप पूछ सकते हैं। बोलिए। Guruvar, I wanted to know that, how early is early? How early is early? यानी कि How early is early? हाँ। यानी कि आज मैं बच्चा पैदा होने के पहले ही उसकी स्कूल की बुकिंग कर देता हूँ। I start, sending him to the school at the age of, 2. I make him to ride a cycle at the age of 3. I want to do everything early. So I wanted to know from you that how early is early for everything? देखिए, ये लोगों की प्रवृत्ति बन गई है, लेकिन आप जो कह रहे हो ना अर्ली, तो हम लोग भी अर्ली में ही निकल गए। जिस समय मैं गुरु की शरण में आया, उस समय मैं 17 का था। ओके, समझ गए? इस दृष्टि से देखा जाए तो अर्ली है। मैं तो कहता हूँ अगर अर्ली करना है तो हम लोगों के रास्ते में निकलो ना, अर्ली हो जाए। और ये भी मान करके चलना चाहिए कि व्यक्ति हर पल ये सोचे मेरे पास समय नहीं है, बहुत थोड़ा समय है, और जो मुझे करना है वो मुझे कर लेना चाहिए, तो रास्ता हमारा प्रशस्त होगा। आज बहुत अच्छा लगा रघुरमन साहब के साथ एक लंबे अंतराल के बाद ये सत्र हुआ। आज का संपूर्ण सत्र बहुत अच्छा है और मैं उन्हें पुनः अपना आशीर्वाद देता हूँ। हाँ, ओ हेलो, बहुत सुंदर। इन्होंने जो अभी बातें की, बिल्कुल ये इनके संस्कार बोल रहे हैं। सभी लोग एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करें। बहुत आशीर्वाद। तो आज का रात्रि निवास